मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय कॉलेज देवरी, ऑनलाइन क्लासेस में इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट पॉइंट पर आप सबका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सभी बच्चों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है सांख्यिकी का क्षेत्र। इससे पूर्व जो हमने पहला वीडियो था उसमें हमने सांख्यिकी के अर्थ को और सांख्यिकी की परिभाषाओं को आपको अच्छे करके समझा दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो वीडियो हमने बनाया इसी लेसन पर वो था सांख्यिकी के विभिन्न चरण अथवा कार्य, सीमाएं और सांख्यिकी का महत्व, और उसमें बहुत सारी बातें हमने आपको स्पष्ट कर दी थी। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है सांख्यिकी का क्षेत्र। तो सांख्यिकी का क्षेत्र शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं पुनरावृत्ति करा देता हूं। प्रोफेसर बॉल ने सांख्यिकी की कई परिभाषा दी हैं। पहली परिभाषा उनकी है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा है उनकी सांख्यिकी को उचित रूप से औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। पहली वीडियो में लिखा हुआ ऐसा, आप उसको देख सकते हैं। तीसरी परिभाषा है उसकी किसकी, प्रोफेसर बॉयल की। वो कहा है कि सांख्यिकी जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर विविध रूपों में उसका मापन करती है। और इसके अलावा हॉरेस सेक्रेस्ट की परिभाषा, हॉरेस सेक्रेस्ट की जो परिभाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस परिभाषा को आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उनकी इस परिभाषा के आधार पर सांख्यिकी की सारी विशेषताएं इस परिभाषा में दे रखी हैं। हॉरेस सेक्रेस्ट ने कहा है सांख्यिकी समूह में तथ्यों का अध्ययन करता है जो संख्या में व्यक्त किए जा सकते हैं, व्यक्त होते हैं, जो संख्याओं में व्यक्त होते हैं, जो किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से संग्रहित किए जाते हैं, जो अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं, जो अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं, जिन्हें एक निश्चित प्रकार की शुद्धता के अनुसार गणित या अनुमानित किया जाता है, और जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो सांख्यिकी की सारी जो ये विशेषताएं हैं वो इस परिभाषा में निहित हैं। सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है ना। सांख्यिकी के जो तथ्य होते हैं, समंक होते हैं, वो संख्यात्मक होते हैं, ठीक है, संख्याओं में व्यक्त होते हैं।
अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, जिन्हें एक पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से संग्रहित किया जाता है, जिन्हें एक निश्चित प्रकार की शुद्धता के अनुसार चाहिए कि गणित किया जाता है, उनकी गणना की जाती है या अनुमानित किए जाते हैं, और ठीक है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सांख्यिकी की यह परिभाषा और इसकी सारी विशेषता इस परिभाषा में सेलिनमैन ने कहा है। क्या कहा है सेलिनमैन? सेलिनमैन की यूलर की परिभाषा है ना, आप याद करिए, आपको पहले वीडियो में हमने बता रखा है। सेलिनमैन ने कहा है सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से आंकड़ों के संग्रहण, व्यवस्थीकरण यानी सारणीकरण, वर्गीकरण, एक ही बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, किसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए आंकड़ों के संग्रहण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण और तुलना, विश्लेषण एवं निर्वचन और कई भविष्यवाणी करती है, जो करता है। ठीक है, तो सेलिनमैन की परिभाषा को याद कर लीजिए। मैंने साथ साथ आपको ये भी बताया कि सांख्यिकी के पिता कौन है? ऑकिलवाल, गॉर्ट ऑकिलवाल। चलिए, और सांख्यिकी का बहुत समय से, बहुत प्राचीन काल से प्रयोग होता रहा है। ठीक है, सर विलियम पेंटी की जो पुस्तक थी राजनीतिक गणित, उससे इसका और विकास हुआ। और देखिए, आज सांख्यिकी का सार्वभौमिक प्रयोग है, प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो। सही है ना? कोई भी क्षेत्र आज की तारीख में सांख्यिकी से अछूता नहीं है। सांख्यिकी का सार्वभौमिक महत्व, ठीक है, सार्वभौमिक प्रयोग होता है। चलिए आगे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक सांख्यिकी का क्षेत्र। ठीक है, सांख्यिकी के क्षेत्र को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है सांख्यिकी की विषय वस्तु, दूसरा है सांख्यिकी का स्वभाव और तीसरा है सांख्यिकी की सीमाएं। ठीक है, पहला क्या है? सांख्यिकी की विषय वस्तु। ठीक है, दूसरा क्या है? सांख्यिकी की सीमाएं, और तीसरा क्या है? सांख्यिकी का स्वभाव। देखिए, फिर से एक बार बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद कराना है। पहला है सांख्यिकी की विषय वस्तु, दूसरा है सांख्यिकी का स्वभाव, और तीसरा है सांख्यिकी, दूसरा सांख्यिकी की सीमाएं, और तीसरा है सांख्यिकी का स्वभाव। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जब हम सांख्यिकी के विषय वस्तु की बात करते हैं तो सांख्यिकी की विषय वस्तु को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सांख्यिकी विधियां, है ना, सांख्यिकी विधियां, और दूसरा है व्यवहारिक सांख्यिकी। ये देखिए, ए लिखा है, ये बी लिखा है। दो भागों में हमने कहा सांख्यिकी की विषय वस्तु को लिखना है। पहला भाग है सांख्यिकी की विधियां, दूसरा भाग है क्या? व्यवहारिक सांख्यिकी। अब इनको क्रम से हम जान लेते हैं। ठीक है, सांख्यिकी की जो विषय वस्तु है, ये विषय सामग्री है, उसमें सबसे पहले क्या चीज है? आंकड़ों का संग्रहण। और आंकड़ों के संग्रहण की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आंकड़े होते हैं, है ना। तो
मतलब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के आंकड़े होते हैं, जैसे कृषि के उत्पादन है, कृषि के आंकड़े, कृषि क्षेत्र से संबंधित, उद्योग क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, आंकड़ा की मुद्रा से संबंधित, मुद्रा कई विनिमय दरों के आंकड़े, तो कौन सी चीज नहीं है ऐसी जिसमें आंकड़ों की आवश्यकता ना पड़ती। आप देखें ना, सरकार का कोई भी योजना बिना तथ्यों के, बिना समूहों के बन ही नहीं सकती। अभी भारतीय सरकार एक योजना चलाई है उसने, है ना, किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। तो उसमें सरकार जो है प्रत्येक यानी किसान के खाते में 2,000 रुपये डाल रहे हैं। तो उसमें जो है जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा कि किन खाते में पड़ रहा है, तो खाते वगैरह सब कुछ तो हमें लेना पड़ेगा उनका, ठीक है, संख्या तथ्य। साथ ही भारत सरकार तो जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित कराती है। तो समंकों का संग्रहण सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, और समंकों का संग्रहण करने की जो रीतियां हैं उनको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको। सबसे पहली रीति जो आप कह सकते हो वो है संवादात्मक, यानी कि प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, यानी स्वयं जाकर सांख्यिकी इकाइयों के पास जाइए और उनसे आंकड़े एकत्रित कीजिए, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? ये छोटे क्षेत्र में हो सकता है, बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें समय, धन और परिश्रम बहुत अधिक मात्रा में लगेगी। एक व्यक्ति के काम नहीं है ये, एक संगठन तो इसको कर सकता है, लेकिन कोई इंडिविजुअल व्यक्ति बहुत बड़े क्षेत्र में, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या एक स्टेट लेवल पर या नेशन के लेवल पर अगर उस आंकड़ों का संग्रह कराना चाहे तो बहुत ही कठिन कार्य है, नहीं करा जा सकता प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान द्वारा। इसे तो बस कहिए कि भारत सरकार कर सकती है या राज्य सरकारों के सहयोग से कर सकती है, जबकि पूरी सरकारी मशीनरी इसमें लग जाती है, तब जाके ये कार्य संभव हो पाता है, ठीक है। दूसरा है संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना। इसमें एक व्यक्ति कोई होता है, हो सकता है वो ग्राम प्रधान हो सकता है किसी टीवी मीडिया का कोई व्यक्ति हो, ठीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जानकारी हो क्षेत्र की, आप उससे सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है प्रश्नावली द्वारा आंकड़ों का संग्रह, उसमें हम प्रश्न बनाते और उन प्रश्नों को तो एक पोस्ट कार्ड के द्वारा या लिफाफे पर अंतर्देशीय पत्र जो होता है उसमें प्रिंट करा के भेज देते, पता टिकट चिपका देते हैं और जिससे हमें सूचना चाहिए उसके पास उसको भेजते हैं और उससे हम सूचना मांग लेते हैं। तो ये व्यक्ति की इच्छा पर है कि वो सूचना दें या नहीं दें, पहली बात। दूसरी बात है कि वो लिखे पढ़ेंगे तो सूचना दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो उसकी भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं। तो तथ्यों का जो समंकों का जो संग्रहण है वो उसकी अनेक विधियां हैं, इनको तो व्यापक रूप से आपको अगले ही चैप्टर में बताएंगे। तो सबसे पहले आंकड़ों का संग्रहण करना, तथ्यों का, फिर वो उन आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है, पहले वीडियो में हमने बताया, ठीक है। पूरी क्लास के आयु के आंकड़े हमने प्राप्त कर लिए और फिर 15 साल के, 14 साल के, 16 साल के, 17 साल के जो बच्चे हैं, बालक कितने, बालिका कितनी है, उनको उसी तरीके से डिवाइड कर दिया, बांट दिया, है ना, और टेलीसिन लगा के फिर उनकी आवृत्ति गिरती बताया था ना, याद आ गया। तो आंकड़ों का वर्गीकरण यानी आंकड़ों को उनके गुणों तथा विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखना, कॉलम और रो में व्यवस्थित करना, वर्गीकरण करना बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है ये, क्योंकि जो आंकड़े होते हैं वो कहिए बिखरे हुए होते हैं, छिपे हुए होते हैं, उनसे आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते,
कब निकाल सकते हैं जब वो व्यवस्थित हो। जैसे एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपको एक पुस्तक चाहिए, अगर लाइब्रेरी व्यवस्थित है तो पुस्तक आसानी से मिल जाएगी। और यदि लाइब्रेरी अव्यवस्थित है, यानी किताबें इधर उधर फैली हुई पड़ी हैं, तो फिर वो पुस्तक आपको आसानी से नहीं मिलेगी। समझ गए होंगे? व्यवस्थित करना आप लोग को एक व्यवस्थित लाइब्रेरी की तरह है कि आपको कौन सी किताब चाहिए, कि भारत का इतिहास, तो ये भूगोल की किताबें, वो राजनीति की किताबें है ना, वो फिजिक्स की है, वो रसायन शास्त्र की है, वो गणित की है, तो इधर ये इतिहास की है। तो हम कितनी सारी किताबों को छोटे सीधे इतिहास की किताब पढ़ सकते हैं। और उसी तरह उसमें भारत का इतिहास अल्फाबेटिकली लगा हुआ है, आप जाइए और अल्फाबेट के अनुसार मिल जाएगा और मिनट से पहले मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपको ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किताब तो मिल जाएगी। और अव्यवस्थित आंकड़े होंगे तो आप कभी इस अलमारी में जाएगी, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी इसमें। तो व्यवस्थित आंकड़े एक व्यवस्थित लाइब्रेरी की तरह है और अव्यवस्थित आंकड़े बिखरी हुई लाइब्रेरी की तरह है। समझ गए होंगे आप? लाइब्रेरी पुस्तकालय। इसके बाद है आंकड़ों का विश्लेषण। जब हम आंकड़ों को प्रदर्शन, आंकड़ों का प्रदर्शन, जब आंकड़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, उनका वर्गीकरण कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण करने के लिए अनेक प्रकार से उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जैसे इस प्रकार से चित्र बनाए जाते हैं, बनाए होंगे आपने, है ना, किसी भी चीज का, किसी भी चीज के लिए आंकड़े हो सकते हैं। इस तरह से चित्र बनते हैं, आपने बनाए होंगे। ठीक है, बनाए होंगे आपने। यह 1981 में गेहूं का उत्पादन है, ये चावल का उत्पादन है और ये चने का उत्पादन है ना। 1981, 1991 और 2001। ठीक है, और यहाँ पर उत्पादन मैट्रिक टनों में लिख दीजिए और यहाँ पे वर्ष लिख दीजिए। तो ये मैट्रिक टनों में, उत्पादन जो है ना, ऊपर लिखा है, यहाँ लिखेंगे वर्ष और यहाँ लिखेंगे मैट्रिक टनों में। समझ गए होंगे? ये वाई है, ये ओ है, ये एक्स। तो इस तरीके से यानी कि बार डायग्राम बनाए जाते हैं, इनको दंड चित्र कहते हैं। दंड चित्र। ठीक है, एक होता है बिंदु रेखीय प्रदर्शन। उसमें उत्पादन के संबंध में विविध बिंदु ज्ञात कर लेंगे और फिर उनको जो मिला देंगे। इस तरीके से रेखा जो बन जाएगी वो क्या कहलाएगी? बिंदु रेखीय प्रदर्शन कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से सोच रहे ये बिंदु रेखीय प्रदर्शन। उसके ये जो दंड चित्र है ये भी अनेक प्रकार के होते हैं। ये तो सर्वदंड चित्र है। जब एक के आधार पर बहुत सारे दंड चित्र बनाए जाते हैं, उसको बहुदंड चित्र कहते हैं। फिर इसमें भी होता है यानी अंत विभक्त दंड चित्र। इस तरीके से दंड को अंत विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से भर दिया और इसको इसमें इस तरीके से भर दिया, नीचे कट्टबाज अनुसार अंत विभक्त दंड चित्र होते हैं। ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको बनाना कैसे बनाते हैं, आपको ये क्लासेस समझाएंगे और आने वाले वीडियो में समझाएंगे। आप वीडियो देखते रहिए, उसी से आपको प्रतिशत अंत विभक्त दंड चित्र होते हैं। एक होता है पाई चित्र, पाई चित्र यानी वृत्त चित्र। इस तरीके से जैसे यही है, ये गेहूं का उत्पादन, ये चावल का उत्पादन, ये चने का उत्पादन और ये दाल का उत्पादन, ये तिलहन का। तो ये दाल, ये तिलहन, ये गेहूं, ये चावल और ये चना। तो इस तरीके से पाई चित्र बनते हैं। ये कोणों के आधार पर बनता है। वृत्त के समस्त कोणों का योग 360 होता है। उत्पादन यानी कि कुल कितना उत्पादन है, सबका उत्पादन का योग कर लेंगे और एक
इंडिविजुअल वस्तु का कितना उत्पादन है, फिर 360 से डिवाइड फूड गैस करके और फॉर्म बना के चित्र बना लेते हैं। ये भी हम आपको समझाएंगे। तो आंकड़ों को जब हम रेखा चित्र द्वारा, बिंदु रेखा प्रदर्शन द्वारा, दंड चित्र प्रदर्शन द्वारा या पाई चित्र द्वारा या अन्य किसी प्रकार से जब यानी कि प्रस्तुत करते हैं तो आंकड़े रोचक हो जाते हैं, उन्हें याद करना आसान हो जाता है, ठीक है, आकर्षक हो जाते हैं वो, और उनसे एकदम निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं, है ना। तो रेखा चित्र की विशेषता होती है, अगर हम जो रेखा चित्र बना रहे हैं वो अगर सही नहीं है, मतलब उनमें सुंदरता नहीं है, उनको बनाते समय हमने सुंदरता का ध्यान नहीं रखा है, हमने कागज के आकार को ध्यान में रख के रेखा चित्र नहीं बनाया है, वो इतना बड़ा तो हमारे पास चार्ट है और रेखा चित्र हम इतना बड़ा बना रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आपकी कॉपी का जो कागज है तो उस कागज पे आप सही अनुपात में, कागज के अनुपात में रेखा चित्र बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। फिर सांख्यिकीय विधियों को अप्लाई किया जाता है वर्गीकृत आंकड़ों पर। उनसे जो है कहिए कि विविध प्रकार के विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, है ना, निर्वचन करते हैं। तो ये सांख्यिकी की विषय वस्तु, ठीक है। उसके आधार पर हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन भी कर सकते हैं। चलिए आगे यहाँ से शुरू करते हैं व्यवहारिक सांख्यिकी। इसमें पहला जो हमारा हेडिंग है वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, ठीक है। तो ये किसी विषय पर की व्याख्या करने पर जो समंक एकत्रित किए जाते हैं उसको हम, ठीक है, यानी वर्णनात्मक सांख्यिकी कहेंगे। और इस प्रकार के जो समंक होते हैं या जो सांख्यिकी होती है उसका केवल ऐतिहासिक महत्व होता है, समझ आ गया। उसके बाद होता है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। इसका क्या प्रयोग है? इसका प्रयोग यह है कि जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वो किसी विषय पर नियम और सिद्धांत बनाने के लिए आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर अपने निष्कर्ष को आजमाते हैं और अपने सिद्धांत को मतलब उसकी सत्यता को परखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया की जाती है उसको हम वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत। इसके बाद है व्यावसायिक व्यवहारिक सांख्यिकी। तीसरा हेडिंग है ये देखिए, वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, फिर है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी और फिर है व्यावसायिक व्यवहारिक सांख्यिकी। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई उद्योग है, कोई व्यवसाय है, उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में संबंध एकत्रित किए जाते हैं और फर्में करवाती हैं। फर्म मतलब जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं, जो कंपनियां वगैरह होती हैं, वो इस प्रकार के तथ्यों को, समंकों को एकत्रित कराती है। क्यों कराती है? क्योंकि वो अपने उत्पादन यानी अपने प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है उसके अंदर उसको और इम्प्रूव करना चाहती हैं, अपने माल के उत्पादन की मात्रा को यानी बिक्री की मात्रा को बढ़ाना चाहती हैं, उसकी लागत को कम करना चाहती हैं। तो इस बहुत सारे कारणों से वो समंकों को संग्रहित करवाते हैं। जैसे कोई कंपनी साबुन बनाती है तो वो अनेक प्रकार के आंकड़े संग्रहित कराती है। वो उपभोक्ताओं से यानी उसके कंपनी के जिनके माध्यम से वो आंकड़े संग्रहित करा रहे हैं तो डोर टू डोर भेज सकते हैं, किसी विशेष स्थान पर खड़े होकर वो आके जाते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, है ना। बड़ा अजीब लगता है जब वो ऐसा कोई करते हुए देखता हूँ मैंने देखा है ऐसा करते हुए लोगों को, ठीक है। उसमें वो पूछते हैं आपको साबुन का कौन सा रंग पसंद है,
साबुन का रंग, ठीक है, साबुन का रंग, भार, कितने भार का साबुन चाहिए, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है, भार, फिर उसकी खुशबू। अब खुशबू भी अनेक प्रकार की होती है साबुन की। आपको साबुन की कौन सी खुशबू पसंद है ना? आपको 100 ग्राम बाहर का जो साबुन है उसका कितना मूल्य उचित प्रतीत होता है? जैसे 10 रुपए, 14 रुपए और 16 रुपए, ठीक है। तो अनेक प्रकार के वो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमने उनसे कहा ठीक है 100 ग्राम की ठीक है, 10 रुपए ठीक है। उन्होंने कि रंग, मैंने भाई मेरे को तो रंग जो है कहना चाहिए कि लाइट येलो, अच्छा ये बताओ, आपसे से पूछ ले, आपको कौन सा रंग पसंद है? कोई कहेगा गुलाबी, कोई कहेगा नीला, ठीक है। खुशबू की बात करें तो चंदन की खुशबू होती है, गुलाब की खुशबू होती है, चमेली की खुशबू होती है, बहुत सारी खुशबू होती है, सेंट अलग अलग होते हैं। तो लोग भिन्न भिन्न प्रकार के खुशबू वाले साबुन पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कि कितने रुपए, तो सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो पूछते हैं। और क्यों पूछते हैं? क्योंकि कंपनी अपने उत्पादन की बिक्री को बढ़ाना चाहती है। तो इस प्रकार से यानी सांख्यिकी, व्यवहारिक सांख्यिकी यानी व्यावसायिक व्यवहारिक सांख्यिकी का प्रयोग होता है। अब हम आपको बी है हेडिंग, यानी क्षेत्र में पहला हमारा था विषय वस्तु, सांख्यिकी की विषय वस्तु। अब है सांख्यिकी की सीमाएं। तो मैं आपको जरा बता दूं कि सांख्यिकी की सीमाओं को हमने पहले वीडियो में विस्तार से बता दिया है। यहाँ केवल हम हेडिंग करते हैं, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है सांख्यिकी, ठीक है। दूसरी बात, सांख्यिकी जो है समूह का अध्ययन करती है, कोई एक अकेला अंक समूह यानी सांख्यिकी नहीं कहलाता। जैसे राम ने अर्थशास्त्र में 75% अंक प्राप्त किए, तो ये संख्या है लेकिन सांख्यिकी नहीं है। जब यानी पूरी क्लास के हमारे पास अंक हो, कितने परसेंट किसने प्राप्त किए, तो वो सांख्यिकी कहलाएगी। या 10 छात्र या 20 छात्रों का एक ग्रुप लिया हमने, फर्स्ट डिवीजन वाले छात्र, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा अंक किसके आए? 10 छात्रों के ले लिए, ठीक है, तो वो सांख्यिकी कहलाएगी। एक अकेला अंक सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। उसके बाद है प्रमाणिक निष्कर्ष का। सांख्यिकी के द्वारा जो निष्कर्ष होते हैं वो औसत रूप से सत्य होते हैं, ठीक है, प्रमाणिक रूप से आप उसको नहीं कर सकते, कभी लागू होते कभी नहीं भी लागू होते। सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप में सत्य होते, संबंधों में एक रूपता होनी आवश्यक है, सांख्यिकी नियमों का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। उसके बाद है ब्रह्मपूर्ण निष्कर्ष। कभी कभी ब्रह्मपूर्ण निष्कर्ष निकल जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। डस्टर कहाँ रख दिया? ये डस्टर है हमारा, ये डस्टर हमने ले लिया है, जो इसको मिटा देते हैं, जरूरी है। आप देख रहे होंगे ना, ये हमने इसको मिटा दिया। अब आप देखिए, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, या इसको कहिए ए व्यक्ति, इसको बी व्यक्ति। ये फर्स्ट साल में 8,000 मुनाफा कमा रहा है, ये 4,000 कमा रहा है। दूसरे साल में ये 6,000 रुपये मुनाफा कमा रहा है, ये भी 6,000 रुपये मुनाफा कमा रहा है। तीसरे साल में ये वर्ष ए का मुनाफा कितना है? 4,000।
और बी का मुनाफा है 8,000। ठीक है, अब हम देखें कि सिग्मा एक्स यानी कुल मुनाफा कितना है, तो सबको जोड़ दिया तो ये आ गया 18,000। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको जोड़ दिया सिग्मा एक्स, ये आ गया कितना 18,000। और वर्ष कितने हैं, एन कितने, तो एन बराबर 3। अब हम औसत निकाल सकते हैं। औसत निकालने का जो सूत्र है वो है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। इसको आप हमसे बाद में सीखेंगे जब हम समांतर माध्य निकालना सिखाएंगे। यहाँ हम केवल आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भ्रमपूर्ण निष्कर्ष हो सकते हैं। तो क्या होगा इसमें, यानी कि जो समांतर माध्य आएगा यानी एक्स बार आएगा वो इस ए का एक्स बार कितना होगा, ए कंपनी का 18,000 बटे 3 यानी 6,000। ठीक है, और बी कंपनी का कितना होगा, एक्स बार बी, ये होगा 18,000 बटे 3, तो ये भी 6,000 रुपये होगा। यानी इसका औसत भी 6 है, इसका औसत भी 6 है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों व्यक्ति या दोनों कंपनियां समान है, समान मुनाफा कमा रही है, तो ये निष्कर्ष तो पूर्ण होगा। कारण देखिए, ए कंपनी के मुनाफे में लगातार कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, उल्टा हो रहा है बिल्कुल। और यहाँ शुरू में इसका काम भी बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बी कंपनी अपने मुनाफे को बढ़ा रही है, बी कंपनी का या बी व्यक्ति का मुनाफा बढ़ रहा है, जबकि ए व्यक्ति का मुनाफा घट रहा है। तो दोनों में एक का घट रहा है, दूसरे का बढ़ रहा है, तो कैसे हम तुलना कर रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि साहब दोनों कंपनियां समान रूप से लाभ अर्जित कर रही है, उनका औसत बराबर है, तो ये तो बिल्कुल भ्रमपूर्ण निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये हम कह रहे हैं। अब आते हैं सांख्यिकी की सवाल। तो प्यारे बच्चों, सांख्यिकी का स्वभाव में हमको ये देखना है सांख्यिकी विज्ञान है या नहीं है, और यदि विज्ञान है तो किस प्रकार का विज्ञान है। समस्त मानव विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है विज्ञान, दूसरा होता है कला। इसको भी याद करना। विज्ञान को दो भागों में बांटिए, एक होता है वास्तविक विज्ञान, दूसरा होता है आदर्श विज्ञान। ठीक है, विज्ञान की क्या परिभाषा है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। आदर्श विज्ञान की क्या परिभाषा है, आदर्श विज्ञान मतलब विज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं, बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो विज्ञान की दो अर्थ में परिभाषा करते हैं, विस्तृत अर्थ में और संकीर्ण अर्थ में। तो विस्तृत अर्थ में किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो इस आधार पर हम देखें तो सांख्यिकी का ज्ञान जो है ना, सांख्यिकी की विद्या जो है व्यवस्थित है, उनका सर्वत्र प्रयोग होता है। इस दृष्टि से सांख्यिकी विज्ञान है। और दूसरा जो परिभाषा है संकीर्ण अर्थ में विज्ञान की क्या परिभाषा है, यानी क्रिया और कारण के परस्पर संबंध के आधार पर परिणाम की विवेचना करने वाला शास्त्र विज्ञान कहलाता है। और यहाँ इसको भी देखें तो सांख्यिकी की जो विद्या है वो क्रिया और कारण में, है ना, एक निश्चित संबंध के आधार पर परिणाम की विवेचना करते हैं। तो इसलिए सांख्यिकी वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी। आदर्श विज्ञान क्या है, वास्तविक विज्ञान तो ये कहता है कि क्या है इस तथ्य में प्रकाश डालता है वास्तविक विज्ञान, जबकि आदर्श विज्ञान जो है ये बताता है क्या होना चाहिए। तो चूंकि सांख्यिकी जो है वो वास्तविक तथ्यों का भी अध्ययन करती है और किसी समस्या विशेष से संबंधित सबकों के आधार पर उसका समाधान भी सुझाती है। तो यहाँ कह सकते हैं यही बात कला के संबंध में, किसी भी कार्य को कला का सुंदरता के साथ करना कला कहलाता है और सांख्यिकी इस काम को बातों करती है। तो इसलिए सांख्यिकी कला भी है, अर्थात सांख्यिकी विज्ञान और कला को बनाया है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यही था, आपने अच्छे करके समझा होगा। आशा करता हूँ कि इस टॉपिक से आप इसको बार बार सुनेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है।
मेरा प्रयास पूरा हुआ। अब आपकी बारी है। नमस्कार।